आशा की 5 बेटियां थी। आशा अपनी 5 बेटियों और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। पर एक दिन अचानक आशा के पति की मौत हो जाती है, जिस वजह से आशा और उसकी 5 बेटियां एक झटके में रोड पर आ जाती हैं। अब उनके पास खाने को ना तो खाना था और ना ही रहने के लिए सर पर छत। खुद को रोड पर देख आशा की सबसे बड़ी बेटी अंजलि बोलती है, माँ ये सब क्या हो गया। अभी हम पांचों स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और हम ऐसे रोड पे आ गए। हमारी पढ़ाई तो अधूरी रह जाएगी ना। नहीं मेरी बच्चियों, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम सबकी पढ़ाई करवाऊंगी और मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगी। पर कैसे माँ? मैं अभी भी छठी में हूँ, दीदी 8वीं में है और छाया तो अभी सिर्फ 2 साल की है। वो तो स्कूल भी नहीं जाती। आप हम सबका खर्चा कैसे उठाओगे माँ? मेरी प्यारी बेटियों, मेरी फिक्र मत करो। मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, पर मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छी करूंगी जैसे अब तक हो रही थी। इतना बोलकर आशा अपने 5 बेटियों के साथ एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। पर तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और आशा को उसकी 5 बेटियों के फटे कपड़े देखकर उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है। मैंने अपनी ये दुकान तुम कबाड़ियों के लिए नहीं खोली है। जल्दी से अपना कबाड़ा उठाओ और निकलो मेरी दुकान से बाहर। कितनी बार बोला है जल्दी से कबाड़ा बीन कर जाया करो, पर नहीं, तुम कबाड़ियों को तो आदत है दुकान के बाहर डेरा जमाने की। अंकल हम कबाड़ी नहीं है और ना ही हम कबाड़ा चुनते हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, बस इसीलिए आपकी दुकान के आगे हम बैठ गए। अंजलि बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माफ करना मालिक, हम यहाँ कबाड़ा बीनने आए थे पर हमें कोई कबाड़ा नहीं मिला, इसीलिए थोड़ी देर बैठ गए। अभी चले जाएंगे। तो फिर जाती क्यों नहीं हो? अपनी 5 बेटियों के साथ क्यों यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही हो? जाकर कहीं और कबाड़ा बीनो, मिल जाएगा किसी और की दुकान के बाहर कबाड़ा। अब आशा अपनी 5 बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है, पर आशा के दिमाग में दुकानदार की बात घूमने लगती है। आगे चलकर उसे कूड़े का ढेर नजर आता है और आशा अपनी बेटी के लिए कूड़े के ढेर में से कबाड़ा चुनने लगती है। माँ ये तुम क्या कर रही हो? इस कबाड़े के अंदर क्या ढूंढ रही हो? बेटा, अब यही कबाड़ा हमारा घर चलाएगा, क्योंकि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही और मेरी हालत देखकर शायद कोई मुझे नौकरी देगा भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या हमारी गरीबी की वजह से मेरी 5 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो। पर माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप कबाड़ा बीन रही हो। बेटा, इसे ही तो गरीबी कहते हैं। गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो हम पांचों आपके साथ कबाड़ा बीनने में आपकी मदद करेंगे। आप अकेले कोई काम नहीं करोगी, आपकी बेटियां आपके साथ हैं। अब आशा की बेटियां भी कबाड़ा बीनने में उसका साथ देती है। कबाड़ा बीन कर जो पैसे मिलते आशा उनसे अपने बच्चों के लिए खाना खरीद के लाती और इसी तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ फुटपाथ पर रहने लगती। समय यूं ही बीतता जाता है और कबाड़ा बीनते बीनते आशा एक छोटा सा घर खरीद लेती है। माँ भले ही ये घर हमारे पहले वाले घर से छोटा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम रोड से अपने घर वापस आ गए। हाँ मेरी बच्चियों, देखना बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी और हमारे भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये तो बस शुरुआत है। माँ अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ। अब से मैं भी तुम्हारे साथ कबाड़ा बीनने जाऊंगी। और अंजलि दीदी, अब से तुम घर में रहना। अब आप बड़ी हो गई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप स्कूल से आकर सीधे कबाड़ा बीनने चली जाती हो। अंजलि बेटा, निशा बिल्कुल सही कह रही है। अब तू जवान हो चुकी है, इसीलिए तू घर में अपनी दोनों छोटी बहनों का ख्याल रख। अब से मेरे साथ परी और निशा कबाड़ा चुना करेंगी। इस तरह से आशा अपनी 5 बेटियों के साथ कबाड़ा बीनने चली जाती है, पर साथ ही साथ वो अपनी 5 बेटियों को खूब पढ़ाती लिखाती भी है। समय यूं ही बीतता जाता है और आशा की 5 बेटियां जवान हो जाती है। देखते ही देखते मेरी 5 बेटियां बड़ी हो गई। अब तक अंजलि और परी की तो शादी हो जानी चाहिए थी, पर इस गरीबी की वजह से मैं तुम दोनों की शादी नहीं कर पाई। माँ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ ना जो हमारी शादी नहीं हुई, और अगर हमारी शादी हो जाती तो आपकी देखभाल कौन करता? और माँ अब तो मैं और परी हम दोनों नौकरी करने लगे हैं,
बहुत जल्द आपकी 5 बेटियां नौकरी करने लगेंगी। अंजलि बेटा, तुम 5 मेरी बेटियां नहीं बल्कि बेटे हो। तुम 5 की शादी करनी बहुत जरूरी है। मैंने एक रिश्ता देखा है तुम 5 के लिए। तारा बहन के 5 बेटे बड़े संस्कारी हैं। उन 5 को तुम 5 पसंद हो। माँ, हमेशा तुमने हमारे बारे में ही सोचा है। इस बार भी तुमने हमारे बारे में अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ, इसीलिए हम ये शादी जरूर करेंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी 5 बेटियां मिली। अब आशा अपनी बेटियों की इजाजत लेकर लड़के वालों से बात करती है और बहुत जल्द आशा अपनी 5 बेटियों की शादी कर देती है। पर विदाई के समय तारा आशा से दहेज की मांग रखती है। आशा बहन, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो और बड़ी ही मुश्किलों से तुमने अपनी बेटियों की परवरिश की है और ये शादी भी की है, पर जो बात हुई थी तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए था। तारा बहन, हम अकेले में बात कर लेते हैं और मुझे अपना वादा याद है। देखो बहन, बात तो सबके सामने ही होगी और विदाई भी तभी होगी जब मेरी मांग पूरी होगी। तुमने कहा था कि तुम अपनी हर एक बेटी के ऊपर 1 लाख रुपए दहेज दोगी। मैंने स्वीकार किया और उस हिसाब से 5 लाख रुपए तुम्हें मुझे देने थे, लेकिन तुमने अभी तक 3 लाख रुपए ही दिए हैं। 2 लाख कब दोगी? बहन, अभी विदाई होने दो। मैं बहुत जल्द ये रकम भी पूरी दे दूंगी। ये विदाई तो तभी होगी जब दहेज की रकम मिलेगी। चलो बेटा यहाँ से। इतना बोलकर तारा वहाँ से आने लगती है, पर तारा के 5 बेटे अपनी माँ की बात नहीं मानते और अपनी बीवियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर तारा को बहुत हैरानी होती है। अरे मेरे बेटो, तुम ये क्या कर रहे हो? पता नहीं माँ हम क्या कर रहे हैं। हमें बस इतना पता है हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। माँ, ये 5 हमारी बीवियां और आपके घर की बहू हैं। हम इनके बिना कैसे जा सकते हैं? ऐसे में तो हमारी ही बेइज्जती होगी और वैसे भी आपको आपके घर के लिए बहू चाहिए थी ना, कि दहेज की रकम। और माँ, एक माँ ने अपनी 5 बेटियों का कन्यादान किया और कन्यादान से बढ़कर कौन सा दान होता है? माँ प्लीज ऐसा मत करिए। आप भी एक माँ है, हमारी एक बहन है। अगर कल को उसके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगी? माँ, एक बार खुद को सासू माँ की जगह पर रखकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रही हैं। अपने बेटों की बात सुनकर तारा को एहसास होता है कि वो कितना गलत कदम उठाने जा रही थी। अपने बेटों को समझाने पर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आशा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज के रूप में तुमने मुझे ये बेटियां दे दी अपनी, और मेरी आंखें अब खुल चुकी है। विदाई तो आज ही होगी और अपनी 5 बहुओं को लेकर जाऊंगी मैं यहाँ से। अब तारा विदाई करने के लिए राजी हो जाती है। आशा अपनी 5 बेटियों की विदाई करती है और इस तरह से आशा की 5 बेटी एक अच्छे घर में चली जाती है। ये कहानी है पुखराज नगर की, जहाँ पुष्पा देवी की 2 बहुएं रहा करती थी। बड़ी बहू रीमा और छोटी बहू माया थी। बड़ी बहू बहुत ही सीधी सादी थी, तो वहीं छोटी बहू बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थी। पुष्पा देवी हमेशा अपनी बहुओं को परेशान किया करती थी, क्योंकि दोनों बहुएं दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और बदसूरत थी और दोनों देवरानी जेठानी में बहुत बना करती थी। दोनों बहनों की तरह रहा करती थी। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा जलन होती थी। ऐसे ही एक दिन पुष्पा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे रीमा बहू, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक घर में जोत नहीं जलाई क्या तूने? माँ जी, मैं तो हमेशा याद से समय पे जोत जला देती हूँ। अच्छा, तो खाना बनाने की तैयारी नहीं हुई क्या अभी तक? माँ जी आप चिंता मत करो, खाना बनने की तैयारी चल रही है रसोई में। अच्छा, तो उस कमरे की लाइट क्यों जली है? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? माँ जी आपने ही तो कहा था कि कमरे की लाइट आपसे बिना पूछे कोई बंद नहीं करेगा, इसीलिए वो अभी तक ऑन है। इस कलमोही ने तो सारा काम कर रखा है। आखिर किस बात को लेकर इसे डांट लगाऊं? तभी पुष्पा के मन में एक साजिश आती है। वो अपनी कमर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरे राम जी, कमर में दर्द होने लग गया। अरे बहू, जल्दी से मेरी कमर दबा दे, बहुत दर्द कर रही है। रीमा अपनी सासू माँ की कमर में मालिश करना शुरू कर देती है, जिस पर पुष्पा उसे सुनाते हुए उससे कहती है, अरे कल मुही काली कलूटी कहेगी,
तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? ऐसे कमर दबाएगी? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भगवान ने ना रंग दिया है ना अकल, ना ही शरीर में ताकत। कम से कम काम तो ढंग का कर लिया कर। माफ करना माँ जी, मैं जरा आपके कमरे से ना आयोडेक्स लेके आती हूँ। रीमा अंदर से दवाइयाँ लेकर आती है और अपनी सास के कमर में लगाने लगती है, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे सुनाते हुए उससे कहती है, अरे रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है। तभी वहाँ माया आती है और माया अपनी सास से कहती है, लाइए माँ जी, मैं लगा देती हूँ। अरे तू क्या कम है, तू भी तो इसी तरह है। तुम दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुम जैसी काली कलुटियों को अपने घर की बहू बना कर ले आई। ना सुंदरता दी भगवान ने, ना ही काम करने की ताकत। माँ जी, आप सारी बातों को छोड़कर हमारे रंग के लिए हमें ताने क्यों देती हो? आखिर ऐसा क्या किया है हमने जो आप आए दिन हमें सुनाती रहती हो? अगर हम काले हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? तुम्हारा क्या दोष? ये बात ना तुम आईने में जाकर खुद से पूछ लो। माया और रीमा दोनों को पुष्पा की बात का बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन पुष्पा के घर पर शादी का इनविटेशन आता है, जिस पर पुष्पा माया और रीमा से कहती है, 2 दिन बाद मुझे शादी में जाना है। तुम दोनों घर अच्छे से संभाल लेना। मेरे पीठ पीछे कोई भी चालाकी करने की जरूरत नहीं है तुम दोनों को, समझी? माँ जी, हमें भी शादी में ले चलो ना। जब से हम शादी करके इस घर में आए हैं ना, तब से हम कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए। रोज रोज घर का खाना खाकर तो हम बोर हो गए। हमें भी शादी में जाना है और शादी का खाना खाना है। शादी में जाना है तुम दोनों को? अपनी शक्ल देखिए तुम दोनों ने, इतनी काली हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी पूरे रिश्तेदारों में। पहले अपनी शक्ल देखो, उसके बाद मुझसे ऐसी चीजों के लिए बात किया करो। माँ जी प्लीज हमें भी लेके चलो ना। माया बिल्कुल सही कह रही है। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम सिर्फ बाहर मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं और उन्हीं सब्जियों को बनाकर खा लेते हैं। माँ जी हमें भी शादी का खाना खाना है। बहुत समय हो चुका है। हम एक काम करेंगे ना, अपना चेहरा घूंघट से ढक लेंगे ताकि किसी को भी हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा। फिर आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी कि आपकी बहुएं काली हैं। बस बस, तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी ना तो मेरी खुद की बेइज्जती मुझे महसूस होगी। इसीलिए तुम दोनों कल्लो माई को तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बाद पुष्पा बड़े ही अच्छे से तैयार होकर शादी में जाती है। दोनों रीमा और माया उदास होकर पुष्पा को घर से जाते हुए देख रही होती है। पुष्पा के जाने के बाद रीमा और माया दोनों घर में अकेली हो जाती है। तभी माया रीमा से कहती है, अच्छा रीमा, मैं क्या कह रही थी, माँ जी तो घर में है नहीं और माँ जी तो लड़के की विदाई करवा कर ही घर वापस आएंगे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। क्यों ना हम दोनों रात को सैर करने के लिए चले कहीं। सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जब तक माँ जी नहीं आती तब तक हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेते हैं। दोनों तैयार होकर रात को घर से बाहर निकल जाती है। जाते जाते दोनों रास्ता भटक जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। रीमा और माया दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब वो दोनों घर कैसे जाए। तभी माया के पैर के नीचे उसे कुछ चमचमाती हुई चीज नजर आती है। माया उसे उठाती है। वो एक आईना था। माया उस आईने में जब खुद को देखती है तो माया बहुत ही ज्यादा सुंदर और गोरी नजर आ रही थी। यह देखकर माया हैरान हो जाती है कि आखिर रीमा और माया के अलावा तीसरा है कौन। तभी रीमा भी खुद को उस आईने में देखती है तो रीमा भी बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी नजर आ रही थी। यह देखकर रीमा भी हैरान हो जाती है। तब उस जादुई आईने से आवाज आती है, घबराओ नहीं, मैं एक जादुई आईना हूँ और मैं ना बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती हूँ, इसीलिए इसे भगवान का तोहफा समझ कर रख लो और मैं जादुई आईना हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी सास तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अब देखना तुम्हारी सास कैसे तुम्हारे आगे पीछे लट्टू बनी फिरती है। जादुई आईना की मदद से रीमा और माया दोनों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं उस जादुई आईने के साथ। ऐसे ही जब पुष्पा रीमा और माया को देखती है तो उनकी सुंदरता और रंग रूप देखकर हैरान हो जाती है।
अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? अचानक से इतनी ज्यादा सुंदर और गोरी कैसे हो गई तुम दोनों? ओ बुढ़िया, हम ना अब बहुत सुंदर हो चुके हैं और हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम दोनों को घर का कोई काम नहीं करना अब, और ना ही हम करेंगे, क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं और सुंदर लोग काम नहीं करते। माया बिल्कुल सही कह रही है। अब हम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर हो चुके हैं और हमारी सुंदरता में कोई दाग न लगे, इसलिए हम घर का कोई काम नहीं करेंगे। अब आप घर का सारा काम अकेले ही करोगे। और हाँ, अगर आपसे घर का काम नहीं होता ना, तो आप एक नौकर रख लो। अगर आप नौकर नहीं रखना चाहती तो हमसे किसी भी काम की कोई उम्मीद मत रखना। रीमा और माया दोनों इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते समय निकल जाता है। अब रीमा और माया दोनों के व्यवहार में काफी बदलाव आ जाता है। वो दोनों 24 घंटे खुद को संवारने और निखारने में लगी रहती है। ये सब देखकर पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। बेचारी पुष्पा अकेले ही घर का सारा काम करने लगती है। तब जाकर पुष्पा को यह एहसास होता है कि उसकी बहू पहले ही ठीक थी। हे प्रभु, जरूर आपका कोई ना कोई करिश्मा है मुझे सबक सिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरी बहू जैसी पहले थी वैसे ही पसंद है। पुष्पा अपनी बहुओं के पास जाती है और उन दोनों से माफी मांगती है, जिसके बाद माया और रीमा दोनों अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम अभी भी वैसे ही हैं, बस फर्क इतना हुआ है कि हमारा रंग रूप थोड़ा सा ज्यादा सुंदर हो गया है, लेकिन हमारा मन अभी भी वैसा ही है। बस आपको सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने खुद के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। असल मायने में इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है, और जिसका मन सुंदर होता है उसका रंग भले ही थोड़ा काला भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी। इस तरह से माया और रीमा अपनी सास को काले और गोरे रंग का पाठ पढ़ा देती है। तो वहीं पुष्पा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों सास बहू मिलकर आपस में एक साथ हंसी खुशी आगे बहू, मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुझे मायके गए हुए। तू अपने मायके होया, तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता, और माँ से मेरी बात तो फोन पर होती रहती है। अरे मायके जाना अच्छा नहीं लगता? पागल, वो तेरा पहला घर है और मायके की कमी ना कोई भी ससुराल वाला पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चले जा, उनको भी अच्छा लगेगा। और शुक्र मना भगवान से कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल कहाँ सोचते हैं लोग बहू के बारे में इतना। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, उनकी जो सास है ना वो इतनी ज्यादा चालाक है कि अपने फायदे के लिए ना अपनी बहू को बेवकूफ बनाती रहती है। और एक आप हो, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे ना कभी भी अपनी माँ की कोई कमी महसूस होने ही नहीं देती आप तो। बस बस, अब तारीफ ही करती रहेगी क्या मेरी? तुझे भी तो याद आती होगी ना अपनी माँ की। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल, तो मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। भले ही तेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन फिर भी तू अपने मायके जा। तभी वहाँ पलक का पति अनमोल आ जाता है और अनमोल अर्चना और पलक से कहता है, बस शुरू हो गया मायके जाने का ड्रामा। कहीं नहीं जाना इसे, आए दिन मायके जाएगी तो ससुराल कैसे संभालेगी। देख, तू मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पलक अपने मायके चली जाती है। अब पलक अनमोल को फोन करके ये कहती है कि वो उसे आकर ले जाए, लेकिन अनमोल उसकी बात को बार बार नकार रहा था। इसलिए पलक अपनी सास को फोन करती है और कहती है, माँ जी, मैंने अनमोल जी को इतनी बार कॉल किया और बोला कि आकर मुझे ले जाओ, वो है कि सुनते ही नहीं। अब मेरी नई नई शादी हुई है, अकेले आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलो कि मुझे आकर ले जाए। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि अनमोल की जॉब चली गई है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए अगर तू अपनी माँ से कुछ पैसे ले आती तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा माँ जी, फिर भी कितने पैसों की जरूरत होगी? बेटा, यही कुछ 1.5 लाख रुपए। और चिंता मत करना, जब अनमोल की जॉब लग जाएगी तब मैं तेरी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक किसी तरह से अपनी सास को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है